डबल बॉन्ड, भाई इससे पहले वाले हमने लेक्चर में सिंगल बॉन्ड देखा था, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा स्पीडली करेंगे, क्योंकि अब हमारे समझ में आ गया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती कैसे है। ठीक है, देखो शेयरिंग ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड भी देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कहां कहां पर कौन कौन से कंपाउंड्स सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कहां कहां पर डबल बॉन्ड्स मिलते हैं, लेकिन हमें कार्बन में ये सीखना है, इसीलिए आपको पहले सिखाया जा रहा है। ठीक है बेटा रिजवान, a double bond is formed by sharing of two pairs of electrons between two atoms. ठीक है, double covalent bond is formed by sharing of 4 electrons between two atoms, each atom contributing 2 electrons for sharing. क्या मतलब है इसका भाई? ऐसे डेफिनेशन से समझ में थोड़ी ना आएगी बात। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। एटॉमिक नंबर तो होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,6। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। दूसरा एक और ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर होगी शेयरिंग। ये क्या कहेंगे भाई, ऐसा है मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मेरे पास 6 तो ऑलरेडी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स तू शेयर कर ले तो क्या हो सकता है? हम सुकून से रह सकते हैं। सुकून से मतलब स्टेबल हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला भी इसके साथ शेयरिंग करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इसी चीज को अगर मैं स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिखूं, स्ट्रक्चर, तो क्या होगा जरा देखो। स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप लिखोगे क्या? ऑक्सीजन, एक ऊपर बॉन्ड बन रहा है और एक नीचे, तो डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहां पे लिख दोगे ऐसे। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर सही तो लिखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, और इसका इलेक्ट्रॉनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला तो भाई स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, O2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जब डबल बॉन्ड बना तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1 2 3 4। तो जब डबल बॉन्ड बनता है तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 2 पेयर्स, पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। तो यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच ऑक्सीजन कितने हुए? 2। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये भी 2। क्या बात समझ में आ रही है? ये डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी चीज को हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये भी डबल बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाएगा जरा देखो भाई। ये है कार्बन, ठीक है, देखो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो 1 2 3 4। देखो अगर आपको 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है फिर बेटा मैं नहीं समझा पाऊंगा, और मैं क्या, कोई और टीचर भी नहीं समझा पाएगा। फिर पहले तो वो बेसिक्स क्लियर कराए आपके, और अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो भाई 9th क्लास की वीडियोस देख लो। ऑक्सीजन जरा देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इस वाले के पास भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो डॉट से ही दिखाओ, क्रॉस में इसलिए दिखा देता हूं कि अलग अलग नजर आते हैं। ठीक है, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इसके साथ शेयरिंग करेगा।
ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयरिंग करेगा। देखो इस वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस वाले के भी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेना है सर्कल में, ऐसा नहीं कि कार्बन को भी ले लिया, आजा भाई तू भी आजा, ऐसा नहीं, ठीक है। और कार्बन क्या करेगा बताओ जरा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा। और ये आपका क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है जी। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो एक ऑक्सीजन है, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, यहां पर आपसे पूछा है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताइए 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड कितने हो गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड बाय कार्बन 2 यहां पर 2 यहां पर 4, और ऑक्सीजन ने भी कितने किए हैं। फर्स्ट कहां जाते हैं, जब वो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड बाय ईच ऑक्सीजन। हर एक ऑक्सीजन ने 2-2, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी, टोटल 4 है। ईच जब वो बोलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आ रही बात यानी। तो ये हो गया जी कार्बन डाइऑक्साइड का। अब थोड़ा स्पीडली करेंगे भाई। ये है कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 4। देखो ये कार्बन, फिर कार्बन, अच्छा पहले शेयरिंग दिखानी है। ये है कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन टोटल कितने हैं 4। तो देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2, फिर क्या आ जाएगा 3 और 4। इसके पास भी क्या होंगे 1 2 3 4। अब होगा क्या, जरा ध्यान देना। यहां पर देखो कार्बन तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, ये कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा कार्बन से कि ऐसा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की मेरे साथ शेयरिंग कर लो, और मेरी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मेरी नोवल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इनर्टनेस आ जाएगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसने कहा ठीक है भाई कर लो शेयरिंग। इसने भी कर ली, ये भी खुश, इसने भी कर ली, इसने भी कर ली। अब इसने कहा तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूं, ऐसे थोड़ी ना तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लोगे, मुझे भी शेयरिंग करनी है। क्या करेगा भाई, ये दोनों तो कार्बन कार्बन का है भाई, ऐसा है कि आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें और कुछ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे और 2 यहां पर, तो टोटल कितने हो गए इस कार्बन के पास 8। ऐसा ही सेम होगा यहां पर। ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, कार्बन कार्बन, यहां पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो डबल बॉन्ड, यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी क्या बन रहा है सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी क्या बन रहा है सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी क्या बन रहा है। इस तरीके से एक डबल बॉन्ड बन रहा है, बाकी सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है एक ही बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी बन जाए और सिंगल बॉन्ड भी बन जाए। ऐसा भी हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाए, डबल बॉन्ड भी बन जाए, सिंगल बॉन्ड भी बन जाए। लेकिन आपको जो सिखाया जाएगा उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड या एक ही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि और भी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने, या केमिकल फॉर्मूला C2H4, ठीक है। इसको क्या नाम बोलते हैं, ईथीन। क्या बोलते हैं, ईथीन। ये आप नाम हम लोग IUPAC नेमिंग सीखेंगे कार्बन कंपाउंड वाले इसी चैप्टर में। IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहां पर ऐसे केमिकल फॉर्मूलों का नामकरण किया जाता है। जैसे हम पंडित के पास जाते हैं ना नामकरण करने के लिए, कि भाई घर में कोई बेबी हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसका नामकरण के लिए हम पंडित के पास जाते हैं। वैसे ही जो केमिकल फॉर्मूला जब कोई नया डिस्कवर होता है तो हम जाते हैं IUPAC के पास लेके, भैया इसका नामकरण बताओ। अब ऐसे बार बार जाते थे लोग IUPAC के पास, तो वो परेशान हो गए IUPAC वाले। उन्होंने कहा ऐसा भाई रूल बना देते हैं। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए, उसके हिसाब से आप अपने घर पे ही नामकरण कर लो। समझ में आ गई बात या नहीं। तो वो रूल्स आपको बताए जाएंगे। O2 वाला पहले ही बता दिया था, इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाइए डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है भाई,
कोई भी दो चीजें हैं जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक साथ में 3 बॉन्ड्स बन जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बन सकते, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, या 1 बनेगा, 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 7। कितना होता है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, तीसरा यहां पर, चौथा यहां और पांचवा यहां। एक और ऐसा ही नाइट्रोजन है जो इंतजार में है कि कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो आपस में ये क्या कर लेते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, क्यों एक दूसरे की तलाश में, हम ऐसे लोगों की तलाश में घूम रहे हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, क्यों ना हम आपस में ही शेयरिंग कर लें और हम स्टेबल हो जाएंगे। तो इसने क्या किया भाई? 3 इलेक्ट्रॉन, इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैसे ही इसने लिए। तो ये हो गया जी इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे किसके? इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा भाई? 2 नाइट्रोजन्स हैं, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको पता चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई? N2। नाइट्रोजन गैस ऐसे ही मिलती है एटमॉस्फेयर। 3 क्यों? 2। नाइट्रोजन तो 2 ही है, बॉन्ड 3 बना रहे हैं। अब जरा देखो, अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं बिटवीन 2 एटम्स। अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। बिटवीन 2 एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3। और ये वाला एटम भी कितने कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर यहां पे आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, क्योंकि एक कोवेलेंट बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोवेलेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय नाइट्रोजन कितने हैं बेटा? आर्या, बहुत। क्यों आपस में क्यों कर रहे हो भाई? अभी तो पढ़ाया आपको। जिस तरीके से हंस हंस के बात कर रहे हो बेटा, लग नहीं रहा कि पढ़ाई की बातें चल रही हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, सही बोल रहा हूं मैं। हंस हंस की कोई बातें होती पढ़ाई के टाइम पर? ही बता देना ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कोई पढ़ता है? अब आ जाओ भाई, इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 2 होंगे यहां पर कार्बन और 2 होंगे हाइड्रोजन्स। सर हमें अभी तो आपने ऐसे ऐसे लगाए थे कॉर्नर्स पे, अब आप सीधे लगा रहे हो। आपको पता कैसे चलता है जी? प्रैक्टिस से पता चलता है। कैसे पता चलता है? यह है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक। ये वाला कार्बन भी 1 2 3, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? सिर्फ 1। सबसे पहले हाइड्रोजन का भला किया जाएगा। ये लो जी भाई, शेयरिंग करो, मस्त एंजॉय रहो, स्टेबल हो जाओ, परेशान मत कर मुझे। ये वाला भी स्टेबल हो गया। लेकिन भाई ये वाला कार्बन क्या करेगा? सबको पता है, ये करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, और ये हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, ऐसा ही सेम होगा इस वाले कार्बन के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ? कार्बन के साथ। कुछ बच्चे इस कार्बन या इस हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं बीच में,
ऐसी गलती मत कर, वो गलत हो जाता है, समझ गए। देखना आप लोगों में से कोई करेगा, दिखाऊंगा, फिर मैं कॉपी चेक कराऊंगा। देखो यही था वो बच्चा, ये है वो मेंढक जो बारिश में निकल के बाहर आ गया है, ठीक है। अब देखो जरा, ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको बनाएंगे हम क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में तो है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है ना, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहे हैं, तो ये है, और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये हो गया C2। देखो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे बढ़े, अरे भाई आगे बढ़े, नाइट्रोजन का बता ही दिया है, मुझे लगता है इतने काफी है, काफी है इतने एग्जाम्पल। आ जाओ फिर, जब काफी है तो फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा ना आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में क्या, जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, जब 2 आयंस बने जैसे सोडियम और क्लोरीन, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनमें क्या खास बात है, क्या डिफरेंस है। और जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, तब जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उनका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे, क्या डेंसिटी होगी, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बॉक्स बनाओगे, एक साइड लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स और दूसरी तरफ लिखोगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहला पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे। जैसे सोडियम और क्लोरीन का मैंने एग्जांपल दिया था। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसको, क्लोरीन को, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे अभी हमने बॉन्ड्स वगैरह देखे, ठीक है। भाई जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये सॉलिड बनते हैं। जो आपका नमक है वो क्या है, NaCl तो है, सोडियम क्लोराइड कैसा है, कभी टच करके देखा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। अगर ऐसे पकड़ कभी जोर से दबाओगे ना तो हाथ में गड़ जाएगा, इतना सॉलिड होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। जनरली का मतलब हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, एक दो, मोस्टली जो है वो सॉलिड रहेंगे। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। जनरली आपको देखने को मिलेंगे लिक्विड या गैस, कुछ केसेस में सॉलिड भी मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे मैग्नेट बड़ी बड़ी है, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको छुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता है। और अगर छोटी छोटी मैग्नेट्स हैं उनको बड़े आराम से छुटाया जा सकता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना भी मुश्किल है। मेल्ट करने का क्या मतलब है, जैसे ये NaCl है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। अगर मुझे इसे बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मुझे यहां पर बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब ये जाके ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा। कोई भी सॉलिड चीज होती है जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही हाई हो जाता है। कैसे पता चलेगा, जैसे आप घर में सॉल्ट देखो, सर्दियों में भी एकदम सॉलिड रहता है, गर्मी में टेम्परेचर 40, 42, 45 तक पहुंच जाता है। क्या वो मेल्ट कर जाता है? नहीं। 45 टेम्परेचर बाहर निकल जाए ना हमारी स्किन जल जाती है, समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन हमारा जो सॉल्ट है वो मेल्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो वीक है। जैसे चॉकलेट अंदर रखी तो सॉलिड हो गई रेफ्रिजरेटर में, जैसे ही बाहर निकाली नाराज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है जरा देर में। समझ में आ रही बात या नहीं? एकदम थोड़ी देर में मेल्ट हो जाती नहीं हो जाती? तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। अरे कैसा भी बॉन्ड हो, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ठीक है। अगर आयनिक होता तो सॉलिड होता।
अब जरा देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर क्या है? H2O, क्या इसमें कार्बन है? तो ये कैसा हुआ? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं है। समझ गए? तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे सॉल्ट, अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए हम जब सॉल्ट को डालते हैं किसमें? वाटर में, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। जबकि टेम्परेचर कितना कम है, रूम में देखो टेम्परेचर कितना कम है, मेल्ट नहीं होता, वो क्या हो जाता है? सॉल्युबल है, डिसॉल्व होता है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उल्टा होता है, जो ऑर्गेनिक है, जो इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो कोवेलेंट हैं वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक क्या है भाई? सबके चेहरे पे खुशी आ गई भाई, हैं? देख रहे जो बच्चे सो रहे थे वो भी जग गए, क्यों? बेटा मुझे इस पर शुरू से ही डाउट था। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। देखो अभी तक इसकी हंसी बंद नहीं हुई, इतना खुश हो गया ये। शाम का प्रोग्राम तो नहीं है, हैं? जाता हुआ लेता हुआ जाएगा ये जाते वक्त रास्ते से। देखो इधर, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर आयंस हैं मतलब चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, और अगर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। जहां पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपने क्या किया, कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर है, आपने क्या किया, बैटरी वैटरी से कनेक्ट करके एक बल्ब लगा लिया। अगर आप वाटर में डायरेक्टली डालोगे ना तो बहुत कम ग्लो करेगा। बहुत कम क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से पास ही नहीं होता। लेकिन फिर वो बल्ब कैसे चल रहा है? क्योंकि उसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वाटर में, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अगर प्योर वाटर होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसमें सॉल्ट डाल दो तो आप देखोगे बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सॉल्ट डाला उसमें चार्जेस आ गए, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे ही चार्जेस मिल गए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होने लगी और बल्ब अच्छे से ग्लो कर गया। समझ आ रही बात या नहीं? अब इसका उल्टा हो जाएगा किसमें? इसका उल्टा हो जाएगा किसमें? कोवेलेंट कंपाउंड्स में। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अभी हमने इतने सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया, केमिकल फॉर्मूला देखा, क्या कहीं पर मैंने प्लस या माइनस का साइन लिखा? नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड्स में चार्जेस डेवलप ही नहीं होते हैं, और जब चार्जेस डेवलप नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली, क्योंकि यहां पर चार्जेस हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। समझ आ रही बात है नहीं? ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे और ये बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं, इतने सारे डिफरेंस हैं। 5 मार्क्स का आएगा तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स का आता है तब भी कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। समझ गए ना? ये नहीं 2 मार्क्स का तो 2 पॉइंट्स लिखे, और अगर आते हैं तो सारे लिख दो। अगर 1-2 गलत भी हो गए तब बाकी तो आ जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यहां पर बात हो रही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर सॉलिड तो यहां पे सॉलिड लिक्विड। ऐसा नहीं कि यहां पर सॉलिड और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात लिख दी, ऐसे नहीं करना है। आमने सामने बिल्कुल पॉइंट्स होने चाहिए, उसी को डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन चीजें आपको नहीं लिखनी है, जो चीजें सिमिलर हैं वो नहीं लिखनी। किसी भी चीज की बात करो, इसमें तो होता ही नहीं है। अगर कोई चीज है तो बताओ, अच्छे से क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, पहले मैं टाइम देख लूं, अभी तो बहुत टाइम है। 36। एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफी क्या होती है जरा समझिए। ऐसे समझो जरा, ये जिस प्लास्टिक से बना हुआ है उसी सेम प्लास्टिक से ये भी बना हुआ है, लेकिन दिखने में दोनों अलग अलग है।
इसकी शेप साइज कुछ और है, इसकी शेप साइज कुछ और है, तो इनको हम एलोट्रॉप्स बोलेंगे। लेकिन ये तो मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। कोई भी ऐसी चीजें जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी है, और जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका डायमंड है वो किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। ग्रेफाइट जो है वो भी किससे मिलकर बनी है? कार्बन से। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। देखो, एक इतना ज्यादा सॉलिड है कि उसको तोड़ना मोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस है ना, वो हार्डेस्ट क्या है? डायमंड। और वहीं अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो उसको ऐसे हम हाथ से तोड़ देते हैं। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वहीं ग्रेफाइट का डायमंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप 6-7 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि भाई ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 9th क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 10th क्लास में आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और आज वो क्षण आ चुका है। क्या आज मैं आपको बता दूं कि क्यों उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई? तो इसका मतलब यह है कि डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना, बाकी चीजें भी होती हैं, हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कार्बन की। ठीक है, पहले एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन देख लो, वो कई बार आ जाती है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट into 2 or more than 2 forms having similar chemical properties but different physical properties। भाई एक बात हो, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से मिलकर बने, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या नहीं होंगी? लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल डिफरेंट है। एक थोड़ा सा सॉफ्ट है, दूसरा इतना ज्यादा हार्ड है। समझ में आ रही बात या नहीं? एक का लो मेल्टिंग पॉइंट है, एक का इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की इसीलिए सेम है क्योंकि दोनों ही कार्बन से मिलकर बने। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। लेकिन हमें कौन से एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन से? एक तो है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और थर्ड है बकमिंस्टर फुलेरेंस। क्या है? बकमिंस्टर फुलेरेंस। तो पहला तो है जी डायमंड। डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बनता है, ना हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, हर एक जगह पर क्या है? कार्बन ही है। ऐसे ये वुड वाला पोर्शन निकाल दो, यहां पर जो आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक इसके अंदर जो है वो क्या है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर बनी है, वो क्या है? कार्बन 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 कार्बन। समझ गए ना? क्योंकि ये दोनों ही चीजें कार्बन से मिलकर बनी है, इसीलिए ये क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक और, बकमिंस्टर फुलेरेंस। बकमिंस्टर फुलेरेंस अलग अलग करके लिख सकते हो आप, बकमिंस्टर फुलेरेंस। ठीक है, ये क्या है? यहां पर 60 कार्बन्स, कितने? 60, ना 61 ना 59, एक भी कार्बन ऊपर नीचे नहीं। 60 कार्बन्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक स्फीयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्फीयर। फुटबॉल आपने देखी है? फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो कैसे बनती है? ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां पर लगा हुआ होता है ना, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो कॉर्नर्स है ना, उसको आप मान लीजिए कार्बन। अगर आप ऐसे 60 कार्बन्स लगा दोगे तो एक फुटबॉल तैयार हो जाती है। फुटबॉल इतनी बड़ी नहीं होगी, वो छोटी होगी, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये भी, लेकिन यहां पे सारे के सारे क्या है? कार्बन है, कार्बन के अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
सो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरेंस। हाँ जी बेटा, आप पूछना चाहते हैं। नहीं विजिबल नहीं भाई, बहुत ज्यादा छोटा है, 60 कार्बन नजर भी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इनको इकट्ठे कर लो तब। कहां पाया जाता है? नेचुरली अकरिंग है, कार्बन नेचुरली अकरिंग है भाई, ये भी नेचर में मिलता है, ग्रेफाइट भी नेचुरल में मिलती है नेचर में, और ये भी नेचर में मिलता है अपने आप ऑटोमेटिकली, गॉड गिफ्टेड है, हमने कुछ नहीं किया भैया। काम क्या है भाई, अभी इसके ऊपर देखो रिसर्च चल रही है इनके ऊपर, मतलब डिस्कवरी, ये 1-2 दिन की चीज नहीं है, 8-10 साल पहले तो मैंने पढ़ा था, तब भी इसके ऊपर चल रही था रिसर्च, अभी भी चल रही है, तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है, कहां कहां पे इसका यूज किया जा सकता है वो भी अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हां इनके बारे में तो हमें पता ही है, ठीक है। आगे बढ़े, तो इधर देखो जरा, कैसे पता चला कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बने, इसमें कार्बन के अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, जरा देखो, इनको क्या कीजिए आप बर्न कीजिए, चाहे आप कार्बन को बर्न करें, डायमंड को बर्न करें, या ग्रेफाइट को बर्न करें, या बकमिंस्टर फुलेरेंस को बर्न करें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में देखो ऑक्सीजन तो है ही, इनको कंटिन्यूअसली हीट देते रहो, बर्न करते रहो, इनमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहेगी, ऑक्सीजन एयर में है, कार्बन अंदर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और आप देखोगे कि ये कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं, ना कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। भाई कार्बन के अलावा अगर कुछ और होता तो कुछ तो थोड़ा बहुत बचता, कुछ भी नहीं बचता है, इससे यह पता चलता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए पूरा का पूरा ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसे पता चला। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, ठीक है जी। अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन भाई साहब 2 स्टेट में मिलेगा, एक तो मिलेगा फ्री स्टेट में और दूसरा मिलेगा कंबाइंड स्टेट में, 2 स्टेट्स में मिलता है कार्बन, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कहां मिलेगा, जैसे डायमंड, डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन 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 है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गई इसकी फ्री स्टेट। डायमंड में भी सिर्फ कार्बन 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 है, बकमिंस्टर फुलेरेंस में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में, ये सारे के सारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, समझ गए। तो पहला तो हो गया कि कार्बन हमें फ्री स्टेट में मिलता है, और दूसरा हमें मिलता है कंबाइंड स्टेट में। सो कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट कौन सी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस CH4, ये भी क्या है, कंबाइंड फॉर्म हो गई, तो कार्बन के साथ अगर कुछ और भी प्रेजेंट है तो फिर वो कंबाइंड स्टेट हो गई, अदरवाइज फ्री स्टेट, ठीक है। कंबाइंड स्टेट क्या है भाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मार्बल, चौक, लाइमस्टोन, ये सारी की सारी चीजों में आपको कार्बन मिलता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनमें भी आपको क्या मिलेगा, कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाना खाते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वुड, कॉटन, वुल, इन सभी चीजों में आपको क्या मिलता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पे सिर्फ कार्बन 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 नहीं होता है, कार्बन के अलावा भी बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंबाइंड फॉर्म में है, समझ गए। तो अभी पीछे हमने देखा किसमें, फ्री स्टेट, और यहां पर हमने देख लिया कंबाइंड स्टेट।